तो स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखो प्री रिक्विजिट आपको कुछ बेसिक के कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए, बेसिक्स ऑफ सेट थ्योरी। रिलेशन फंक्शन उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता था, डोमेन होता था, रेंज होता था, को डोमेन होता था, ये पता होना चाहिए। हालांकि आपके सिलेबस में ना डोमेन, रेंज और को डोमेन मेंशन नहीं है, लेकिन उनके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और रिलेशंस के बारे में तो अगर ओवरऑल इस चैप्टर में देखा जाए तो दो टॉपिक ही हैं, एक तो पहला रिलेशन और दूसरा फंक्शन। और इसमें भी टाइप ऑफ रिलेशन और टाइप ऑफ फंक्शन जो क्वेश्चन आता है इन्हीं पे आता है, इसके बाहर का ज्यादातर नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें टाइप ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीन टाइप होते हैं। और अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस कहा जाता है। वैसे ही फंक्शन में भी इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये दो टाइप होते हैं। और अगर कोई फंक्शन दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो बाइजेक्टिव रिलेशन कहलाता है। तो यही ब्रॉडली इतना ही सिलेबस है आपका। ठीक है, अब देखो प्री रिक्विजिट क्या है, पहले सेट थ्योरी में कैपिटल एन, कैपिटल जेड, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, इनका मतलब क्लियर होना चाहिए। कैपिटल एन क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट। जेड मतलब इंटीजर्स, और अगर प्लस लग गया ऊपर में मतलब पॉजिटिव। क्यू आपका होता है रैशनल नंबर का, क्यू प्लस है मतलब पॉजिटिव रैशनल। ठीक है, फिर उसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, तो बेसिकली अगर अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रोस्टर या टैबुलर फॉर्म आपने पढ़ा है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अगर एलिमेंट्स को इस तरह से करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, लेकिन अगर उसकी डेफिनेशन बताते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट्स होता है। एरो डायग्राम भी होता है, यूज होता है, जो रिलेशंस में यूज होता है, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स हो गए, जैसे कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इक्वल सेट। एक बार इसको देख लो, और कौन सा टाइप पता नहीं है बता दो। सबसेट भी याद होगा। इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर याद है, किसको बोला जाता है? अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा है ना, x बिलोंग्स टू r, और ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 1, लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? एक छोटा वाला ब्रैकेट बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे 1 कॉमा करके 5, और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको ओपन इंटरवल और इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। ये इस इनइक्वालिटी को देख के लगाया जाता है, इसे कहा जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अगर ये लगाए तो इसको लेंगे, इसका मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, और ये लगाए मतलब ये वाला ब्रैकेट। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। पावर सेट, यूनिवर्सल सेट का कम यूज है हालांकि इसमें। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट तो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेशंस भी जो हमने पढ़े थे 11th में यूज होंगे कहीं कहीं पर। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स और एग्जॉस्टिव सेट्स, ये हालांकि प्रोबेबिलिटी में ज्यादा यूज होता है, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आपको ये याद होगा कंसेप्ट। अगर मान लो हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है ए बी सी, है ना, और अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। याद आया? ये क्या बनता है बताओ? कार्टेशियन प्रोडक्ट इन दोनों का, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा 1a 1b 1c, फिर वैसे क्या बनेगा? 2a 2b 2c। क्या कहा जाता है इनको? याद है क्या कहा जाता है इनको? ये जो बना, ये जो बना, ये जो बना, इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर्स। याद आया ये वर्ड? इसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर का आपको ये कंसेप्ट याद होगा, जैसे कि एन ऑफ ए। ये एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कितने हैं बताओ? उसमें कितने एलिमेंट है? 2 है ना भाई। ए में कितने एलिमेंट है पूछ रहा हूं मैं। एन ऑफ बी कितने? 3। समझ गए? और एन ऑफ ए क्रॉस बी, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है? तो आंसर क्या होगा? 6। समझ गए? तो इसका ये रूल है कि एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कई जगह पे यूज होगी, तो नोट करते चलो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। और इसमें ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी, 1 मार्क के इसके चांसेस है इस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के, तो नोट करके रख लेना। ठीक है,
यहां पर भी लिखा है हालांकि वाली प्रॉपर्टी ये। अच्छे से नोट करना थोड़ा और फास्ट करना ना, ताकि दोबारा आप इस बुक को देखो तो ये आप नोटबुक को देखो तो आपको ध्यान रहे और यूजफुल रहे। हो गया? ओके। अब एक और चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। सबसेट याद है? सबसेट क्या होता था? याद है ना? मान लो अगर मेरे पास एक सेट ए है तो उसके सबसेट्स क्या क्या बनेंगे, बताओ तो एक बार। इसका एक सबसेट बनेगा सिर्फ वन, एक सबसेट बनेगा सिर्फ टू, एक सबसेट क्या बनेगा? वन टू, बस। एक और सबसेट बनेगा जो क्या होगा? नल सेट होगा। तो कितने सबसेट बने इसके? फोर। इसके कितने सबसेट बनेंगे बताओ? अच्छा, कौन कौन से बनेंगे बताओ? ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी, फिर क्या बनेगा? ए बी, फिर क्या बनेगा? बी सी, सी ए, फिर एक नल सेट भी होगा और एक में पूरा का पूरा आ जाएगा ए बी सी। टोटल कितने सबसेट बनेंगे ये बताओ? टोटल कितने सबसेट बनेंगे? हाँ, ये याद नहीं है क्या? हम्म? नहीं, मेरे ख्याल से तुम लोग नहीं। अच्छा देखो, थोड़ी देर में तुम लोगों को ये लॉजिक क्लियर होगा, सुनो। जैसे मान लो एक नल सेट है, उसका कितना सबसेट बनेगा बताओ? मैं तुम लोगों को सीधा फॉर्मूला अगर बता दूंगा ना तो भूल जाओगे, इसलिए मैं ये बताता हूं, अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्या तरीका अपनाओगे। अगर नल सेट है तो उसका कितना सबसेट बनेगा? एक। एक बनेगा। तो जिसमें जीरो एलिमेंट उसका एक सबसेट, जिसमें एक एलिमेंट है मान लो वन है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? दो। कौन कौन से दो सबसेट बनेंगे? क्लियर? तो जिसमें एक एलिमेंट उसके कितने सबसेट? दो। और जिसमें दो एलिमेंट है उसके कितने सबसेट? अभी हमने देख लिया कितने सबसेट बने? चार। तो जिसमें दो एलिमेंट उसमें कितने सबसेट बन रहे? चार। अब लॉजिक लगाओ और बताओ जिसमें तीन एलिमेंट उसके कितने सबसेट बनेंगे? नहीं, ये देखो, ये एक्चुअली क्या है? टू की पावर जीरो। ये क्या है? टू की पावर वन। ये क्या है? टू की पावर टू। तो कितने बनेंगे? टू की पावर थ्री। कितने सबसेट्स बन जाएंगे उसमें? एट सबसेट्स बनेंगे। समझ में आई ये चीज? अगर डाउट है तो कम से कम तीन के लिए वेरीफाई करके देख लो। देखो पहला सबसेट कौन सा बनेगा? सिर्फ वन, सिर्फ टू, सिर्फ थ्री, ऐसा बनेगा। फिर क्या बनेगा? वन टू, वन थ्री, टू थ्री, ये बन जाएगा। फिर क्या बनेगा? वन टू थ्री, फिर क्या बनेगा? फाइव बन जाएगा। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितने बने? एट सबसेट्स बने। समझ गए? तो ये फॉर्मूला याद रख लो तो अच्छी बात है। नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए गिवन सेट इज इक्वल्स टू टू रेज टू पावर एन। समझ गए? पक्का? चलो टेस्ट करके देखते हैं कितना समझे हो। हाँ, नॉन एम्प्टी सबसेट अगर पूछता है ना तो टू रेज टू पावर एन माइनस वन लगाते हैं। हाँ, बाकी लोग भी सुनो। अगर कभी ऐसा पूछ दे कि कितने नॉन एम्प्टी सबसेट बनेंगे तो टू रेज टू पावर एन और आखिरी में क्या कर देना? माइनस वन, एक एम्प्टी सबसेट को हटा देना, है ना? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों को कितना समझ में आया उससे क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी जो सामने देख रहा है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड। नोट करो। इफ सेट ए हैज टू एलिमेंट्स and set B has three elements, then write the number of elements, then write the number of subsets, sorry,
then write the number of subsets of A cross B. मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, इफ ए हैज कितने एलिमेंट, ए में 2, बी में कितने एलिमेंट्स 3, तो क्या पूछा मैंने, ए क्रॉस बी में कितने सबसेट्स होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई 7, ठीक है, और कोई आंसर 6, और कोई आंसर 6, आयुष, और इधर खुशबू, पीहू, केशिता, तुम तीनों के भी आंसर नहीं आए, क्वेश्चन गलत लग रहा है। हाँ तो तुम सही बता दो। है अच्छा, पहले एक बार देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन समझ पाए हैं, है ना। तो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, ए के पास कितने एलिमेंट है, 2, यही बोला ना। ए के पास 2 एलिमेंट है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। बी में कितने एलिमेंट है, मैंने बोला 3, तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 3। और मेरा क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, यही पूछा मैंने। तो पहले ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे ये बता दो। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला भी मैंने यहां पर बताया, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा, 6। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे। अब कितने सबसेट पूछा, तो सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 6, 2 की पावर n। समझ गए ना। अब ये मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बोला, समझो। क्योंकि ना जो रिलेशन होता है, जब वो डिफाइन होता है ना, रिलेशन एक्चुअली कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाता है। फोर इंटू 8, टू की पावर 6 मतलब 64 होगा ना। हाँ, मैं जिस पॉइंट पे था, सुनो सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से। रिलेशन की डेफिनेशन याद है क्या थी, रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। समझ रहे हो ये चीज। तो यहां पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट बन रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 6। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन मैं पूछता कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है, ए और बी के बीच में कितने अलग अलग रिलेशन बन सकते हैं, तो आपका आंसर फिर यही होता, जितने उसके सबसेट बन सकते हैं उतने उसके रिलेशंस बन सकते हैं। समझ के ना ये चीज। तो इस एग्जांपल को, इसका आंसर करेक्ट वाला नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन कर लिया था, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 6। हो गया, ये सबका हटा दो फिर इसको मैं। ओके, अब इसके बाद ये सारी चीजें, ऑर्डर ट्रिपलेट वैसे कम यूज होंगी तो अभी उसको स्किप कर रहा हूं, आर क्रॉस आर को भी अभी फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूं। यहां से रिलेशन स्टार्ट होता है ना। तो रिलेशन, इसकी डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है, तुम लोग पढ़ो और उसको समझो क्या लिखा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशन आर जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट ए और नॉन एम्प्टी सेट बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। अब इसी डेफिनेशन को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से, सबसेट को डिनोट करते हैं ये वाले सिंबल से, याद होगा। सिर्फ सबसेट है तो ये सिंबल, और सबसेट या सेट है तो ये वाला सिंबल। जैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू भी अगर लगाते हैं तो वैसे ही सेट या सबसेट में ये वाला सिंबल। और ये किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी। समझ गए। और इसका बोलने का मतलब है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है उसमें से। क्लियर। तो ये इन शॉर्ट इस रिलेशन की डेफिनेशन है। तो लिख लो रिलेशन की डेफिनेशन, ये वाला फॉर्म लिख लो। बाकी अब वर्ड फॉर्म आपको जरूरत पड़ेगी तो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट किया। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं हम। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए बी
सी डी ई, और एक दूसरा सेट बी है जिसका एलिमेंट है अली, भानु, चंद्रा, बिनॉय, दिव्या। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी निकाला जाए तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे बता दो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे पहले ये बता दो। कितने होंगे इसमें, कितने एलिमेंट है 5, 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 25। अलग अलग इसके सबसेट बन सकते हैं। क्लियर। अगर मान लो मैं ए और बी के बीच में एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूं कि ए जो है वो बी के नाम के पहले लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो उस सिचुएशन में जो रिलेशन क्रिएट होगा वो किन के बीच में होगा, सिर्फ ए और अली के बीच में, बी और भानु एंड बिनॉय के बीच में, सी और चंद्रा के बीच में, डी और दिव्या के बीच में। करेक्ट। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट बनेंगे वो बनेगा ए कॉमा अली, बी कॉमा बिनॉय, फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा बी कॉमा भानु, नेक्स्ट क्या बन जाएगा सी कॉमा चंद्रा, नेक्स्ट बन जाएगा डी कॉमा दिव्या। बस इतना ही बनेगा। ये हो गया एक रिलेशन। अब ये क्लियर है कि ये ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। क्लियर। इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, जो ये है फर्स्ट एलिमेंट, वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। क्लियर। सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। क्लियर। फर्स्ट में आने वाले एलिमेंट का जो सेट बनता है इसके अंदर, उसको क्या कहा जाता है, किसी को पता है? उसको कहा जाता है डोमेन। तो कभी भी आपको किसी रिलेशन का डोमेन पूछता है तो डोमेन ऑफ आर जो होगा वो पहले आने वाले एलिमेंट का सेट होगा। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ए बी सी और डी। इसमें ई नहीं आएगा क्योंकि ई की कोई इमेज नहीं है। इमेज वर्ड भी आ गया, याद आया। तो ए की इमेज क्या है, यहां इसकी इमेज क्या है, अली, तो इसको कहा जाता है इमेज। सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हो गया ये चीज। फिर अगर इसी तरीके से रेंज पूछा जाता है तो रेंज किसको लेते हैं रिलेशन का, सेकेंड में आने वाले एलिमेंट के सेट को कहते हैं रेंज। और को डोमेन किसे कहते हैं ये याद है, को डोमेन किसे कहते हैं? जैसे यहां पर ये रिलेशन जो था ये किन दोनों सेट के बीच में था, ए और बी के। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, रिलेशन आर ए, फिर ये एरो बनाते हैं और ये लिखते हैं बी। इसका मतलब होता है रिलेशन आर जो है वो सेट ए से सेट बी के बीच में डिफाइंड है। इसमें ये वाला जो पूरा सेट होता है ना, इसको कहा जाता है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को, ये फंडामेंटल पार्ट है एकदम। और वही सारी चीजें मैंने यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखी है। तो पहले आने वाले एलिमेंट को कहते हैं प्री इमेज और बाद में आने वाले एलिमेंट को कहते हैं इमेज। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी सी, ये प्री इमेज है और अली भानु बिनॉय इमेज है। ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, डोमेन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। पहले आने वाले सेट का एलिमेंट का सेट डोमेन होता है, बाद में आने वाले एलिमेंट का सेट रेंज होता है, और कोडोमेन क्या होता है। तो ये उसका थ्योरेटिकल पार्ट है और ये उसका एग्जांपल है। हटा दो फिर इसको, मैं इसको पीडीएफ से नोट कर लेना। ठीक है। ओके। रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने के, पहले मैं सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके बताया था। कौन कौन से बताया था, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है, यही दो तरीका। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये दोनों तरीके, तीनों तरीके हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं। मैं मान लो मेरे पास यहां पर एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी ई, और दूसरा एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है अली। वही सेम एग्जांपल ले रहा हूं, अली, भानु, बिनॉय, चंद्रा एंड दिव्या। क्लियर। तो इसको हमने ऑलरेडी, ये जो रिप्रेजेंट किया थे कौन सा फॉर्म था बताओ, ये रोस्टर फॉर्म था, क्योंकि हम एलिमेंट को कॉमा करके लिख रहे थे। अब मैं इसका देख रहा हूं एरो डायग्राम फॉर्म। एरो डायग्राम में ए से अली पे एरो जाएगा, बी से भानु और बी से बिनॉय पे एरो जाएगा, सी से चंद्रा पे जाएगा और डी से दिव्या पे जाएगा। एरो डायग्राम फॉर्म हो गया। अब इसी को अगर आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो कैसे लिखेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है। बताओ कैसे लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो मैं समझाता हूं। सबसे पहले लिखोगे रिलेशन आर, और उसको बोलते भी जा रहा हूं ताकि आप समझो। रिलेशन आर
इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट, ये कोलन का मतलब होता है सच दैट। तो ये फॉर्मेट हर जगह लगेगा जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आप ये बताओगे रिलेशन आर ये इन ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जहां एक्स और वाई उसके एलिमेंट है। अब एक्स कहां से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन आर किन सेट्स के बीच में है, ए से बी के बीच में है, तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, एंड y बिलोंग्स टू b, ये हो गया। पहले हम बताएंगे एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहे हैं, अब बिलोंग कहां से कर रहे हैं वो क्लियर। अब रिलेटेड कैसे हैं, x और y के बीच में रिलेशन क्या है, तो x जो है वो y का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। तो यहां पर हम उसी चीज को लिख देंगे, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, दैट्स इट, और ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली, और फिर उसके दोनों टर्म्स दोनों एलिमेंट जैसे रिलेटेड आपको वो लिखना है। क्लियर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना सारे ये वाले फॉर्म वाले मिलेंगे आपको। हो गया, ये हो गया तो हटाऊं फिर मैं, कुछ नोट करना है तो कर लो। स्पेशली ये वाला फॉर्मेट तो जरूर नोट कर लेना, और अगर अच्छे से नोट नहीं किया तो अपनी नोटबुक में पीडीएफ से नोट डाउन कर लेना, मैं शेयर करूंगा तो। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूं आज से, प्रॉपरली मैं अपलोड कर दिया करूंगा। ओके, तो यहां पर एक और आपको एग्जांपल दिख रहा है। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है वो क्या है बताओ, फर्स्ट लाइन में सेट ए है, और यहां पर क्या लिखा है, डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब ये जो रिलेशन आर है ये जिन दो सेट में डिफाइंड हो रहा है वो दोनों सेट ए है, ए से ए का रिलेशन है, ठीक है। अब यहां पर देखो इसने दूसरे ये जो आपको दिख रहा है ये इसने रिलेशन को डिफाइन किया, कौन से फॉर्म में डिफाइन किया है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये आर रिलेशन आर सच दैट एक्स कॉमा वाई, और वाई इज इक्वल टू क्या है यहां पर एक्स प्लस वन। यहां इसने ये नहीं लिखा कि x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, इसने ये स्टेटमेंट यूज कर दी ना, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको अगर मुझे लिखना है रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, देखो रोस्टर फॉर्म में x की पहली वैल्यू डाल दूंगा 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, आ गया फर्स्ट एलिमेंट। x की वैल्यू डालूंगा 2 तो y कितना आ जाएगा 3, 3 पे 4, 4 पे 5, 5 पे 6। x की वैल्यू मैं 6 नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 6 डाल दूंगा तो y आ जाएगा 7, और y 7 नहीं हो सकता क्योंकि y सेट ए का एलिमेंट है, समझ गया ना। तो ये बन जाएगा उसका रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, और ये बन जाएगा उसका एरो डायग्राम, समझ गए ये चीज। अब अगर डोमेन पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 5। रेंज पूछा जाएगा तो 2 3 4 5 6, और कोड डोमेन पूछा जाएगा तो ये पूरा 1 2 3 4 5 6। क्लियर सबको ये, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो ये रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन हालांकि मैंने बता दिया था, दोबारा से ये आ गया है। तो रिलेशन आर जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का, तो इस चीज को भी फिलहाल, अच्छा नहीं नहीं, ये रिलेशन की नहीं, ये एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन है। ये किसकी डेफिनेशन है, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में क्या होता है, उस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, मतलब वो खाली रहता है, समझ गए ना। तो अगर कोई भी एम्प्टी रिलेशन है तो ये हो गया 5। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। जैसे इसको भी एक एग्जांपल से बताता हूं, यहां पर मान लो सेट ए है, ए क्रॉस ए अगर मैं लेता हूं तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूं, कितने एलिमेंट आएंगे, 6 6 36। अगर वो सारे एलिमेंट उसमें आ गए तो वो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर, कोई भी एलिमेंट एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा रिलेशन की, कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां से स्टार्ट होता है एक और पॉइंट नोट करने लायक है, बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड एज ट्रिवियल रिलेशन। ये जो वर्ड्स है ना जो ऐसे आपको ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल ये सब सुनाई देते, इन सबको नोट करके रखना, अचानक से कभी पूछ देना एमसीक्यू में कुछ समझ ही नहीं आएगा, फिर पता चला छोटी सी चीज है, ठीक है। तो इन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। अब क्या है, यहां से स्टार्ट होता है आपका फर्स्ट पॉइंट जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये है टाइप ऑफ रिलेशन, जिसमें पहला टाइप इसने क्या बताया है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसको नोट डाउन करके प्रॉपरली लिखना चालू करो, लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन
लिखा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये चीज भी नोट कर लो, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, then R is called reflexive. Then R is called reflexive. ठीक है, इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से भी आपको बताता हूं और इस एग्जांपल को आप लोग नोट करना। एग्जांपल है, लेट A is equals to 1 2 3, R is on set A. R is on set A such that R is equals to x comma y, x is equals to y, x is equals to y, या ये लिखते हैं x लेस देन और इक्वल्स टू y, ये लिखते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को समझना, एक एक पॉइंट समझना, एक एक वर्ड समझना। सबसे पहले मैंने क्या लिया बताओ, लेट, एक सेट ए डिफाइन किया, सेट ए के एलिमेंट क्या, 1 2 3। दूसरी लाइन कितने बच्चों को समझ में आई? आर इज ऑन सेट ए का मतलब किसको प्रॉपरली समझ में आया? इसका मतलब ये है कि रिलेशन आर जो डिफाइंड है वो ऑन सेट ए मतलब ए से ए के बीच में। कभी भी ऑन सेट ए बोल रहा है मतलब दोनों सेट ए है। जैसे रिलेशन एक से दूसरे सेट के बीच में डिफाइंड होता है ना, तो जब भी ऑन सेट ए लिखा है मतलब दोनों सेट्स के बीच में डिफाइंड है। क्लियर सबको ये? ओके। अब तीसरी वाली लाइन में ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बताओ? ये इस रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में। समझ गए ना? अब आप इस रिलेशन को लिखो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को लिखते हैं। तो बताओ सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा? अगर क्या आएगा वो डाउट आ रहा है तो देखो, एक्स की वैल्यू चुनेंगे, एक्स की वैल्यू सेट ए से लेंगे, सेट ए से पहला एलिमेंट ले लो 1। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू मैं इनमें से कौन सी ले सकता हूं? 1 ले सकता हूं। और अगर मैं x को 1 ले रहा हूं तो क्या मैं y को 2 ले सकता हूं? ले सकता हूं, क्योंकि 2 जो है वो 1 से छोटा होता है, तो 1 2 भी आएगा। और क्या आएगा? 1,3 आएगा। हाँ आएगा। समझ गए ना ये चीज? तो ये हो गया। अब x की अगली वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? 2। अगर मैं x 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 1 नहीं ले सकता, क्योंकि वो रिलेशन नहीं फॉलो करेगा। तो y की वैल्यू 2 ले सकता हूं, या फिर y की वैल्यू क्या ले सकता हूं? 3 ले सकता हूं। समझ गए ना ये चीज? और अगर मैं x की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या ले सकता हूं? सिर्फ 3 ले सकता हूं। खत्म। यही बनेंगे इस रिलेशन के एलिमेंट। क्लियर हो गया ये चीज? अब जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a, मतलब सेट a के हर एक एलिमेंट के लिए, कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर? 1 2 3, उसका रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। रिफ्लेक्स मतलब जैसे ये 1 1 आया है ना, वैसे ही क्या आना चाहिए? 2 2 भी आना चाहिए, वैसे ही 3 3 भी आना चाहिए। तो हर एलिमेंट का रिफ्लेक्स है, तो रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। समझ गए? तो यहां पर हम लिखेंगे फॉर ऑल, इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a, इंप्लाइज, इस सिंबल को बोलते हैं इंप्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू r, hence R is reflexive। प्यू लिख नहीं रहे हो? ये सब याद नहीं रहेगा, ये सब लिखने का तरीका लिख के ही प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है? और ये जो मैंने लाइन लिखाई है ना, इस लाइन को आपको बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना है फर्स्ट एक्सरसाइज के। फॉर ऑल, दिस साइन इज कॉल्ड इंप्लाइज। नोट किया सबने? मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताओ क्या होता अगर इसमें 3 3 नहीं आता? तो क्या इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते? नहीं कहते। तो हर एलिमेंट का रिफ्लेक्स है, तभी वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। समझ गए ना? ओके। हाँ, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड चीज क्या लिखी यहां पर देखो, पढ़ो, सिमेट्रिक। तो लिख लो सिमेट्रिक की डेफिनेशन।
सिमेट्रिक की डेफिनेशन है if a1 comma a2 belongs to R, if a1 comma a2 belongs to R, ये implies that, इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, implies that का सिंबल ये है, implies that a2 comma a1 belongs to R, a2 comma a1 belongs to R. Clear? For all a1 comma a2 belongs to A, तो for all का सिंबल ये है, for all a1 comma a2 belongs to R, belongs to A. समझ गए ना ये चीज? तो ये जो डेफिनेशन वर्ड्स के फॉर्म में लिखी उसी को मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, तो ये मतलब समझ में आ गया ना? तो अगर ऐसा होगा तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक कहेंगे। तो यहां पर देखो, जैसे 1-1 है, तो 1-1 का सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा? सारे बच्चे पहले इधर ध्यान देना। 1-1 का सिमेट्रिक होगा, दोनों को पलट दो तो क्या बनेगा? 1-1। तो इसका सिमेट्रिक है ये। 1-2 का सिमेट्रिक क्या होगा? 2-1। क्या वो इसमें है? नहीं है। तो अगर एक के लिए भी नहीं है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी के लिए होना चाहिए। तो इस रिलेशन में 1,2 बिलोंग्स टू R है, 1,2 रिलेशन का एलिमेंट है, बट 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R है, वो R से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? नॉट सिमेट्रिक। समझ गए ना ये चीज? तो नोट डाउन कर लो इसको, नॉट सिमेट्रिक नोट करना, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना, ठीक है? नोट किया? हाँ, अब सारे बच्चे इधर पे देख लो। नोट करने के बाद, ये वाला पार्ट नोट करने के बाद, ये एक एग्जांपल है, इसको नोट नहीं करना, खाली देख के मुझे आंसर करना, जो मैं पूछूंगा वो बताओ। ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? 1-1, 2-2, 3-3 नहीं है। ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्या? यस, ये सिमेट्रिक है, क्योंकि 1-2 है तो 2-1 भी यहां पर है। क्लियर हो गया ना सबको ये? ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, ये सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे कि कोरोना में क्या होता था, डिजीज जो थी वो ट्रांजिटिव नेचर की थी। जैसे मेरे को हुआ, मेरे कांटेक्ट में आया, इसको होगा, इसको कांटेक्ट में कोई और है, उसको आएगा, लाइक दैट। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी ऐसा ही कुछ है। इसमें ये लिखा है कि अगर A1, A2 रिलेशन का एलिमेंट है और A2, A3 भी रिलेशन का एलिमेंट है, एंड इट इंप्लाइज दैट कि A1, A3 भी रिलेशन का एलिमेंट होगा, तो उस सिचुएशन में बोलेंगे कि हम ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। मैं यहां पर इस जगह पे लिख के बताता हूं। if A1 comma A2 belongs to R and A2 comma A3 belongs to R, implies that A1 comma A3 belongs to R, तो इसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। समझ गए ना ये चीज? इसको एक दूसरे एग्जांपल से और बता देता हूं। जैसे मान के चलो, तुम और तुम्हारा भाई एक ही घर में रहते हैं। तुम्हारा भाई और उसकी सिस्टर एक ही घर में रहते हैं, तो तुम्हारी सिस्टर और तुम भी एक ही घर में रहोगे। समझ में है कि नहीं ये चीज? तो अगर पहली दो कंडीशन एप्लीकेबल है, तो तीसरी कंडीशन भी यदि एप्लीकेबल है, तो ऐसी सिचुएशन को हम ट्रांजिटिव बोलेंगे। क्लियर? तो अभी यहां पर अगर हम देखें, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं? अच्छा, इसको छोड़ दो, ये इजी, इसको देख के बताओ, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्यों है? दोनों आंसर चाहिए। देखो, कई बच्चों को ना इसको और अच्छे से समझाता हूं। देखो, A1, A2 आ रहा है, A2, A3 आ रहा है, तो क्या आना चाहिए? A1 और A3 एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब वो मैट्रिक्स में याद है ना, इन दोनों को काट दो तो क्या बचना चाहिए? A1 और A3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती थी उसी टाइप का। तो वैसे ही अगर यहां देखूं, A1 1 और 2 है, 2 और 1 है, तो क्या एग्जिस्ट करना चाहिए यहां पर? 1-1। तो 1-1 है क्या उसमें? नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? नॉन ट्रांजिटिव।
लेकिन अगर 1-1 होता तो वो क्या बन जाता, ट्रांजिटिव। समझ गए ना ये चीज। अब यहां पर देख के बताओ कैसे चेक करोगे। तो देखो ये 1-1, अब 1 से स्टार्ट होने वाला अगला कौन सा है, देखो 1-2 है, तो ये 1-1 को काट दो तो क्या बच जाएगा 1-2, तो वो है 1-2 है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। ये 1-1 है, ये 1-2 है, 1-1 को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा 1-2, वो ये है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसको लेता हूं, 1-2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये ले लेता हूं, 2-3 है, 1-2 है, 2-3 है, तो ये 2 और 2 को हटा दो तो क्या बचेगा 1-3, वो एग्जिस्ट करेगा क्या 1-3, हाँ है, तो ये ट्रांसिटिव है। समझ गए ना। ये मैंने इस तरीके से बताया, आप दूसरे तरीके से समझो, क्योंकि दोनों तीनों एस्पेक्ट से समझना जरूरी है। अगर आपको ये बोला जाता है कि x जो है वो y से छोटा या उसके बराबर है, y जो है वो z से छोटा या उसके बराबर है, तो क्या x भी y z से छोटा या उसके बराबर होगा क्या, नहीं समझ रहे हो। देखो यहां पर देखो, मान लो 3 लोग हैं एक घर में, 3 भाई बहन है, ठीक है, x जो है वो y से छोटा है या y के बराबर है, y जो है वो z से छोटा है या z के बराबर है, तो x और z के बीच में क्या रिलेशन होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि x जो है वो z के बराबर या z से छोटा होगा, क्या ये ट्रू होगा, क्या बताओ, नहीं है समझ में। ऑब्वियसली छोटा होगा या फिर उससे क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये दोनों है तो ये वाला रिलेशन भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज, और ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया टाइप ऑफ रिलेशन और उसके एग्जांपल्स। अब इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। तो यदि कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट्स इट, समझ गए। हटा दो इसको फिर मैं। चलो अब आता है फर्स्ट एक्सरसाइज, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ऊपर है, हेडिंग पढ़ना। आपको चेक करना है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये तीनों में से कैसे है। अब यहां पर रिलेशन आर जो है वो किस पे डिफाइंड है, इन सेट ए। इन सेट ए या ऑन सेट ए मतलब सेम होता है, मतलब रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है ए टू ए में। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब इस रिलेशन आर के एलिमेंट लिखो सेट रोस्टर फॉर्म में। अभी ये कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में अगर मैं लिखने जाऊं तो देखो यहां पर पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देता हूं, 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर y। क्या ये समझ गए। अब बताओ एलिमेंट क्या आएंगे रोस्टर फॉर्म में, इसके ऑर्डर्ड पेयर्स क्या आएंगे। जिनको समझ में नहीं आया यहां ध्यान से सुनना, मैंने ये रिलेशन लिखी, मुझे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, एक्स और वाई चाहिए, तो मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा कहां से उठा के, ए से। तो एक्स की पहली वैल्यू डालता हूं 1, एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा तो वाई क्या मिलेगा 3, तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा 1,3। समझ में आया। फिर अगली एक्स की वैल्यू क्या डालूंगा 2, तो एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 6, अगली वैल्यू एक्स की क्या डालूंगा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या डालूंगा 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ऐसा करते हुए कहां तक जाऊंगा बताओ तो, बस यहीं तक, इसके आगे और नहीं, स्टॉप, ब्रैकेट क्लोज। क्यों, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 5 डालता हूं तो y की वैल्यू 15 आएगी, और y सेट a से बिलोंग करता है और सेट a में 15 है ही नहीं। समझ गए ना ये। तो ये बन गया रिलेशन आर का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अब क्या करना है, क्या करना है, इसमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव है क्या। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, तो आप कैसे लिखोगे ये नहीं है रिफ्लेक्सिव, आप ये लिखोगे 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज, सिंस करके लिखना, सिंस 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ गए कैसे लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
अब सेकंड आपको बताना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए देखो 1 3 एलिमेंट दिख रहा है। अब देखो 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ये वाला 3 9, नहीं सॉरी सिमेट्रिक ना, मैं ट्रांजिटिव बताने लगा। 1 3 दिख रहा है तो उसका सिमेट्रिक क्या होगा 3 1। क्या वो है यहां पर, नहीं। तो क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. समझ गए। अब ट्रांजिटिव के लिए कैसे करोगे बताओ। ट्रांजिटिव के लिए अभी जो मैंने बताया ना 1 3 देखा, फिर क्या देखेंगे 3 9। तो ये लिखते हैं 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 not belongs to R, therefore not transitive। ठीक है, ये सब चीजें यूज करना सीख जाओ। सिंस देयरफॉर इम्प्लाइज और फॉर ऑल के सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन वो काफी यूजफुल होंगे। ठीक है, आपको फास्ट लिखने में आंसर। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें एक रूल क्या होता है पता है, रूल ये है कि अगर नहीं है तो इसमें से दिए हुए ऑप्शन में से बता दो, लेकिन है अगर मान लो ये होता, मान लिया जाए अगर ये होता रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक होता तो हम क्या सभी को लिखते, तो वो लिखना सही नहीं होता, कितना लंबा लिखते। तो उसके लिए हमको एक जनरल आइडिया, एक जनरल आंसर होता है, वो लिखना चालू करना, जो मैं बताऊंगा। ये हो गया, हटा दूं क्या इसको मैं। अनूप अभी 12th की क्लास चल रही है, अभी तुम लोगों की क्लास चालू नहीं हुई है, तो कनेक्टेड रह सकते हो, 5 मिनट में चालू होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक बार हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है। रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज दिस। तो ये रिलेशन आर डिफाइंड है। पहला काम क्या करना है आपको, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। दूसरा काम आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। चलो करो, ये काम खुद से करो। इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ा दिया, कम करना उसको। हाँ, तो रिलेशन आर के एलिमेंट लिखे, क्या क्या है। एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 6, एक्स की वैल्यू 2 डालेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी 7, एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 8। ऐसे ही आएगा। और एक्स की वैल्यू 4 नहीं डाल सकते क्योंकि लिख दिया एक्स लेस देन 4 होना चाहिए। तो अब ये रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे, नॉट रिफ्लेक्सिव। लिखो पूरी चीज, जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे लिखने का तरीका बताया वैसा लिखो प्रॉपरली। हो गया। रोस्टर फॉर्म में लाने के लिए ना हम ये एक्स की वैल्यू रखते जाते हैं। अब एक्स की वैल्यू कहां से रखेंगे, तो देखो यहां दिया किस सेट से, वो एन से। एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो पहले मैंने एक्स की जगह पे डाला 1, तो 1 डालने पे वाई की वैल्यू आ गई 6, फिर एक्स की वैल्यू 2 3 ऐसा डालते जाऊंगा। लेकिन एक और कंडीशन बोला है कि एक्स 4 से छोटा होना चाहिए,
तो इसलिए मैंने वैल्यू 3 तक डाली। क्लियर? हटा दो इसको फिर मैं देखिए ट्रांजिटिव का। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये ट्रांजिटिव है या नहीं, आप लोगों ने क्या आंसर किया? देखो, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन पहले क्या होती है? इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू R, है ना, A2 कॉमा A3 बिलोंग्स टू R implies A1 कॉमा A3 बिलोंग्स टू R, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। अब हमने चेक किया A1 कॉमा A2, मान लो इसको मैंने ले लिया A1 कॉमा A2, 1 कॉमा 6 से स्टार्ट होने वाला अगला कोई है क्या? नहीं। तो ये कंडीशन आई, दूसरी कंडीशन तो आई ही नहीं। समझ रहे हो ना? सारे बच्चे ध्यान देना, ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। फिर उसके बाद 2 7 से स्टार्ट किया, 2 7 मान लो A1 A2 को लिया। अब 7 से स्टार्ट होने वाला पेयर देखूंगा कोई है क्या? नहीं। फिर अगला आया 3 8, तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर आया क्या? नहीं। तो मेरे पास सिर्फ यही कंडीशन है चेक करने के लिए, ये कंडीशन तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है। और ट्रांजिटिव की डेफिनेशन बोलती है अगर ये है एंड ये है तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर ये है बट इसका तो पता ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में ट्रांजिटिव कहलाएगा। जब हमारे पास दोनों कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी है ही नहीं, तो उस सिचुएशन में इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ये माना जाता है कि अगर A2 से स्टार्ट होने वाली टर्म नहीं है कोई सी, अगर होती तो इन दैट केस वो एग्जिस्ट करता, लाइक दैट। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ना आप ये वाली डेफिनेशन लिखोगे डायरेक्टली, ठीक है? बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव, ठीक है, इफ दिस एंड दिस एग्जिस्ट implies this is transitive, ठीक है, then R is transitive, transitive, hence this relation is a transitive relation, is a transitive relation। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई रिलेशन अगर ऐसा होता, R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3, ये मान लो कोई रिलेशन है, ठीक है, और ये रिलेशन डिफाइंड है सेट ए में, और सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, ऐसा है मान लो ये रिलेशन। तो बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता क्या? होता। सिमेट्रिक होता क्या? सिमेट्रिक होता ना? क्यों होता? क्योंकि 1 1 है, सिमेट्रिक क्या होगा? 1 1, 2 2 है तो 2 2, 3 3 है तो 3 3। ट्रांजिटिव होता क्या? ट्रांजिटिव भी होता, क्योंकि सेकंड कंडीशन है ही नहीं, 1 1 है, तो 1 से स्टार्ट होने वाला अगला एलिमेंट है क्या? नहीं है। तो ऐसा करते हुए सभी के लिए फॉलो हो रहा है, तो ये तीनों होता, और इसलिए इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हो ना ये चीज? थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की जरूरत है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर ये क्लियर होगा। अच्छा, ये बताओ इस रिलेशन का रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन मुझे बताओ क्या होगा? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं एंड कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर नहीं नहीं, एक बार पहले इधर सब देखना पहले, ठीक है? क्या लिखा है? y इज डिविजिबल बाय x। तो x का सबसे पहले छोटा नंबर लेता हूं, 1 लेता हूं, मान लो x की वैल्यू 1 लेता हूं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 1 से डिविजिबल है? 1 1, क्या आएगा फिर? 1 2, फिर क्या आएगा? 1 3, ऐसा करते हुए क्या आ जाएगा? 1 6। समझ गए ना? रैंडमली अगर सेलेक्ट करोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा, कहां से स्टार्ट करूं कहां खत्म करूं। तो इसलिए वो तरीका अपनाओ। x को मैंने 1 लिया, 1 से डिवाइड होने वाले ऑर्डर पे लिखे। फिर x को लेता हूं 2, तो क्या आएगा? 2 2, फिर क्या आएगा? 2 4, फिर क्या आ जाएगा? 2 6। अगला क्या लेंगे बताओ? 3 से, तो क्या आ जाएगा? 3 3, फिर क्या आ जाएगा? 3 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 4 4, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 6 6। समझ गए ना ये चीज? अब बताओ ये सिमेट्रिक है क्या? सॉरी, सबसे पहले क्या होता है? रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? यस है। अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है क्या बताओ? सिमेट्रिक है क्या? कैसे देखेंगे? देखो 1 2 है, 2 1 होगा क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? समझ गए ना? ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव बताओ।
नहीं, देखो यहां पर जैसे अगर मान लो मैंने 1 1 लिया, 1 2 लिया, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा नंबर आ रहा है, फिर 2 2 2 2 यहां पर अगर 2 और 2 को काटूंगा तो 1 2 होता है, वो एग्जिस्ट करेगा। फिर 1 2 लिया, 2 4 आ रहा है, तो 2 2 को काटूंगा तो क्या आएगा, 1 4 आएगा। 2 6 ले रहा हूं तो 2 और 2 को काटूंगा तो क्या बचेगा, 1 6, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर ये चीज? तो ये ऐसा हर सिचुएशन में फॉलो होगा। तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब इसको एग्जाम्पल से नहीं, इसको आप दूसरे तरीके से समझो। मान लो अगर मेरे पास कोई एक नंबर है y जो कि x से डिवाइड हो सकता है, मेरे पास दूसरा कोई नंबर है z जो कि y से डिवाइड हो सकता है, तो क्या उस स्थिति में z जो है वो x से डिवाइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा। समझ गए कि नहीं ये चीज? मान लो एक मैं नंबर लेता हूं 100, ठीक है, 100 जो है वो 20 से डिवाइड हो सकता है, क्लियर। 20 जो है वो 5 से डिवाइड हो सकता है, क्लियर। तो 100 भी तो 5 से डिवाइड हो सकता है ना, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा उस सिचुएशन में, क्लियर। तो अब ये वाला कंप्लीट करना अच्छे से प्रॉपरली। अगली क्लास में आओगे ना तो मैं एक 5 मिनट टेस्ट लूंगा, 5 मिनट टेस्ट, जिसमें ऐसा मैं मन से क्वेश्चन बना के दूंगा और आप लोगों से पूछूंगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताओ, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ मैं अभी सेव करके सेंड कर दूंगा। अगर मैं भूल गया सेंड करना तो ग्रुप में मुझे बोल देना कि सर पीडीएफ भेजो, ठीक है। और सुन लो, जो गलत आंसर करेगा या जिसको